नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न। पहले फेज में 121 सीटों पर 64.46% वोटिंग। कई कद्दावर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। राज्य में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 2 सदस्यों सतपाल शर्मा और राजेंद्र गुप्ता ने ली शपथ। संसद भवन परिसर में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई शपथ। देश को वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत। आरबीआई और बैंकों के साथ बातचीत लगातार जारी। एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, सरकार का टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ पर जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ल्ड चैंपियन टीम से की मुलाकात। भारतीय खिलाड़ियों ने शेयर की मन की बात। राष्ट्रपति ने कहा, फाइनल जीतना टीम इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक यादगार उदाहरण। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मैच में 48 रन से दी मात। सीरीज में भारत की 2-1 से बढ़त। अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान की खबरें हैं। इसके साथ ही कई कद्दावर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बख्तियारपुर में उप मुख्यमंत्री और तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने मुंगेर में वोट डाला। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उनकी पत्नी ने हाजीपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने भी दरभंगा में मतदान किया। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन जिलों में पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवान, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसकी वेबकास्टिंग सभी 45,341 मतदान केंद्रों से की गई है। सभी केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 926 महिला बूथ और 107 दिव्यांगजन बूथ स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त मतदाताओं के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ 320 मॉडल बूथ स्थापित किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को बड़े और वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत है और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के साथ बातचीत लगातार जारी है। वो मुंबई में 12वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज प्रवाह को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जीएसटी दरों में कटौती से मांग बढ़ेगी और इससे कुल मिलाकर निवेश बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 से व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी की अगुवाई में वृद्धि पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का मुख्य जोर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है और पिछले दशक में पूंजीगत व्यय में 5 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को कई बड़े और विश्व स्तरीय बैंकों की जरूरत है। सरकार इस पर विचार कर रही है और काम शुरू हो चुका है। I would think technological Atmanirbharta is not only about hardware or manufacturing, but it's also about data sovereignty, digital trust, leadership in emerging frontiers such as AI, quantum tech, space and biotechnology. So it is this direction that we want to take, and what is our effort there? Our government has used technology for inclusive development, as I gave you examples earlier, ease of living, and also for technology-led growth.
there are today 116 crore mobile subscribers in India. 116 crore. Cost of data, which is very important for democratizing connections. Cost of data has come down to 10 rupees per GB from 300 rupees per GB, which was in 2014. So this has reduced the digital divide. I remember a couple of years ago, everyone, particularly during COVID, we were periodically reminded, and rightly so, saying it's all right, you're providing DD to give you education, or you're sending, digital kits. Will it reach our rural areas? Will it reach the poorer sections? So, nearly 200 special programs were created under Doordarshan. Big banks, world-class banks. And for that, of course, we will have to sit and talk with the Reserve Bank and also with the banks themselves to see how they want to take it forward. And also discuss with RBI about how they have a idea of taking or idea of building larger banks. So there's a lot of work to do prior to my saying, yes, I've taken a call or government is looking at this way or that way. And in that, work has already commenced. We are discussing with RBI, we are discussing with banks. It's not by creating from among those which exist today just by amalgamation. That can also be one of the route. But you need an ecosystem and also an environment in which more banks can operate and operate to grow. So that environment is actually well established in India, but I need it to be a bit more dynamic. So some work is happening on it. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई है। इन सदस्यों में जम्मू कश्मीर से निर्वाचित सतपाल शर्मा और पंजाब से निर्वाचित राजेंद्र गुप्ता शामिल थे। संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सतपाल शर्मा को राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सतपाल शर्मा भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। डोगरा ब्राह्मण परिवार से आने वाले सतपाल शर्मा वर्ष 2014 में जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। Mr. Sharma, congratulations. Thank you very much. What are the priorities? यहाँ तक प्रश्न जम्मू कश्मीर के विकास का है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद 35 से हटने के बाद एक शांति का माहौल बना है। डेवलपमेंट्स के कार्यों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। मेरी भी यही प्राथमिकता रहेगी कि जो कुछ अधूरे काम अभी शमशेर जी के जाने के बाद बचे हैं उनको मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा और वहाँ एक अच्छा माहौल बने। जम्मू कश्मीर में एक ज़रूरत है एक अच्छे माहौल की, उस माहौल को भी बनाने में एक जो मेरी भूमिका रह सकती है उसकी तरफ जो है मैं मुकाम करूंगा। Truly historic, sir. All the very best, and thank you so much for talking to Sunset TV. Reporting from Parliament with camera person Suresh, I'm Kriti Mishra for Sunset Television. इससे पहले राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राजेंद्र गुप्ता को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। 16 अक्टूबर को उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को पंजाब की राज्यसभा सीट से निर्विरोध चुना गया था। उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद राजेंद्र गुप्ता ने अपने परिवार के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजेंद्र गुप्ता एक प्रमुख पंजाबी उद्योगपति हैं। वे लंबे समय से पंजाब के व्यापार और आर्थिक मामलों में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। संजीव अरोड़ा का इस्तीफा होने के कारण यह सीट खाली हुई थी, जिन्होंने लुधियाना विधानसभा उपचुनाव जीता। Joining us is the newly sworn-in member of the Upper House of Parliament, Mr. Gupta. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. First of all, congratulations for your first innings as member of the Upper House of Parliament. How does that feel? It's really feel good, and you feel very humble and also feel responsible to serve the state. And I'm thankful to the Honourable Vice President and the Chairman to really allow me to have this oath on time. So you mentioned about the state. You're going to represent the
State of Punjab in the Upper House of Parliament. Tell us about the priorities that you're going to raise on the floor of the House. Well, peace, prosperity, and how to really provide more opportunities for the youth of Punjab is the priority. And how to upgrade the economy of the state is the prime responsibility which I like to shoulder and like to raise my voice on prosperity, peace, nationality, and also for the youth, and bringing more opportunities to the state in terms of having more areas of growth, especially for women empowerment and also for health and education. Right, sir, those are very, very important issues. And we know that you're also known for industrial and business innovation. How will that help you in your legislative journey here on? Well, I will not going to talk anything about industrialization. I will like to talk about something, how to bring a prosperity, which bring more equality, brings more opportunity for the youth, and brings other areas of innovation, of the new things which are being, where the world is moving towards. Punjab has a great potential. They're the great entrepreneurs. How to really bring more opportunities, which really gives an opportunity apart from farming. And we can utilize their ability of entrepreneurship in making India much more bigger, create what we call Viksit Bharat. That could be and we like to part of this growing story of our country and to be the fourth largest economy or the third largest economy in coming 10 years. Well, that's a very legit point. Thank you so much for talking to us and all the very best. Reporting from Parliament with camera person Suresh, I'm Kriti Mishra for Sunset Television. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां आज वे कोटा में राजकीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह महाविद्यालय कोटा सहित पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। आयुर्वेद और योग भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये केवल चिकित्सा पद्धतियां नहीं, बल्कि संतुलित और अनुशासित जीवन का मार्ग है। आयुर्वेद पद्धति जो प्राचीनतम है, लेकिन आधुनिकता के साथ दुनिया के अंदर आज सबसे ज्यादा चिकित्सा क्षेत्र के अंदर लोगों को रोग निरोध के साथ एक उपचार की ऐसी पद्धति जो उपचार के माध्यम से लोगों की जीवन शैली भी बदलती है, रोग प्रतिरोध की क्षमता भी डेवलप करती है और उसके जीवन के अंदर योग प्राकृतिक चिकित्सा से उसकी जीवन की स्वस्थ जीने की धारणा भी बनती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग आज वैश्विक आंदोलन बन गया है। आयुर्वेद ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। योग आयुर्वेद पद्धति हमारी 3000 वर्ष पुरानी योग पद्धति है और 3000 वर्ष पूर्व उस समय के महान ऋषि सुश्रुत और ऋषि चरक जी ने इसको उस समय के जीवन के अंदर लोगों के उपचार के लिए लाए थे और योग भी हमारी इसी तरीके से सबसे प्राचीनतम पद्धति है। महर्षि पतंजलि जी ने योग के सिद्धांतों को लागू किया, योग की आचार संहिता बनाई और हमारे ऋषि मुनियों ने इसके अभ्यास को किया और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको दुनिया में पहुंचाने का काम किया। यह हमारी विरासत से लेकर इतिहास तक की कहानी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे पीयूष गोयल एफटीए पर जारी बातचीत में हुई प्रगति की मेजबान देश के व्यापार मंत्री टॉड मैकले के साथ समीक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दौरा है क्योंकि हम बहुत जल्द FTA को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यापार वार्ता में लगी दोनों देशों की टीमें अधिकांश मुद्दों पर सहमति बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ही बिंदु रह गए हैं और उन पर चर्चा जारी है। सहयोग की भावना के साथ अधिकांश मुद्दों का समाधान हो चुका है। वार्ता कल भी जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि काफी प्रगति होगी। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10% बढ़ा है, जो अर्थव्यवस्थाओं के आकार देते हुए एक बड़ी उपलब्धि दिखाई देता है। पीयूष गोयल ने कहा कि वे भारत से अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच सोच और प्रतिबद्धता में गहरा मेल दिखाई दे रहा है। And I do hope that India making rapid strides, doubling our economy every 8 years, the fastest growing large economy in the world today, will be able to meet the aspirations of young India, will be able to meet the dreams that 1.4 billion of your brothers and sisters back home have for a better future for their children. So much diversity that India has to offer, with one common theme, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is our family. And our effort to unite the world, our effort to bring peace and prosperity to all of mankind. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को न्यूजीलैंड के रोटोरुआ स्थित ते पुइया पहुंचने पर पारंपरिक माओरी स्वागत से सम्मानित किया गया। उनके साथ न्यूजीलैंड के ट्रेड मंत्री टॉड मैकले भी मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया के कुछ और बड़े अपडेट्स पर। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी प्रकाश बाबू ने आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति भी हैं। बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और गतिविधियों, बुनियादी सुविधाओं, छात्र कल्याण उपायों, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई। परिसर में प्लेसमेंट और परिसर में सौर बिजली उत्पादन की भी जानकारी दी गई। संस्कृति मंत्रालय 7 नवंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्घाटन समारोह का आयोजन करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन 7 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक, क्षमा कीजिएगा, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक है, जो इस कालजयी रचना के 150 वर्ष पूरे होने की खुशी में मनता है। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है और राष्ट्रीय गौरव एवं एकता को बनाए रखा है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार बहुत जल्द ही टिकाऊ विमानन ईंधन पर एक नीति लेकर आएगी। इससे कच्चे तेल के आयात को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और अधिक हरित रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। भारत का लक्ष्य 2027 तक विमान ईंधन में SAF का 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% मिश्रण करना है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा को जाने पहल के तहत नई दिल्ली में श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से मुलाकात की। इस दौरान बताया गया कि बीजेपी जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है और जनता को प्राथमिकता देने वाली नीतियां भारत की विकास यात्रा को कैसे आकार देती हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज 7वें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 के भव्य उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने DRDO की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र है और उम्मीद है कि 2030 तक विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में सालाना $500 अरब से अधिक का योगदान देगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में रिलायंस ADA समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को अगले सप्ताह एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले एजेंसी ने 66 वर्षीय उद्योगपति से अगस्त में पूछताछ की थी।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने वायु गुणवत्ता और खराब होने का अनुमान जताया है। 6 से 8 नवंबर के बीच प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। वे 8 से 13 नवंबर के दौरान अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करेंगी। 8 से 11 नवंबर के बीच अंगोला की यात्रा के दौरान वे वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। साथ ही अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी। उसके बाद वे 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगी। भारत और बोत्सवाना अगले साल राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाएंगे। Honorable President will be paying a state visit to Angola and Botswana from November 8th to 13th. This will be the first ever state visit by an Indian head of state to Angola and Botswana. As all of you are familiar, India's engagement with Africa has been growing across all key pillars, from political to trade and economic to development partnership and people-to-people connections. There have been numerous high-level political engagements at the level of head of state, head of government, vice president, EAM. These engagements have allowed us to deepen our cooperation with the African region across sectors. India's engagement with Africa is guided by 10 principles outlined by Honorable Prime Minister in 2018 while addressing the Parliament of Uganda. Our expanding ties with Africa align with the development agenda of the African continent, which is reflected in their Agenda 2063 document. और अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि उनकी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज उन्होंने जनजातीय समुदायों सहित युवाओं को टूल किट का वितरण किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपयोग किए जा चुके पानी के लिए जल प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दे दी है और इस परियोजना के तहत मध्य कश्मीर के गंदेरबल शहर के लिए 19.99 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सीवरेज शोधन संयंत्र भी शामिल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कौशल विकास विभाग के तहत हेरिटेज पाठ्यक्रम शुरू करने की मुख्यमंत्री की योजना को भी मंजूरी दे दी है। कोलकाता में 31वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया। फिल्म सप्तपदी के प्रीमियर से इस महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव में कई फिल्मी हस्तियां भी पहुंची थी। सर्वेक्षण पोत INS इक्षक भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। केरल के कोची स्थित नौसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में INS इक्षक को औपचारिक रूप से सैन्य सेवा में शामिल किया गया है। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को टीम की जर्सी भेंट की। राष्ट्रपति ने टीम को बधाई दी और कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है और युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन गई है। उन्होंने कहा कि यह टीम विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक पृष्ठभूमियों और परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है और एक टीम के रूप में भारत को प्रतिबिंबित करती है। This team reflects India. Different regions, different social backgrounds, different circumstances, but one team India. Your team shows India at its best. मैं समझती हूँ कि टूर्नामेंट के दौरान आप सब पर कितना प्रेशर रहा होगा। आपने आशा और निराशा के उतार चढ़ाव मजबूत महसूस किया होगा। कभी कभी नींद भी नहीं होती होगी रात को, लेकिन आपने सारी चुनौतियों का पार किया। इस सफलता के पीछे आपकी कड़ी मेहनत, आपका बेहतरीन खेल कुशल, आपका डिटर्मिनेशन और आपके परिवार का तथा क्रिकेट प्रेमियों का प्यार और आशीर्वाद रहा।
मुर्मू ने कहा कि टीम इंडिया ने 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन और उस समय की अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सभी भारतीयों का अपनी काबिलियत पर भरोसा मजबूत किया है। एक मजबूत टीम के खिलाफ एक मुश्किल मैच में बड़े अंतर से फाइनल मैच जीतना टीम इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक यादगार उदाहरण है। आप सब सुपरस्टार है, एक स्टार है। युवा पीढ़ी खासकर लड़कियों आपसे प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। You have become role models. This means more responsibilities for you. आज आप सब पर्सनली और एज ए टीम शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर आप सबने इतिहास लिखा है, उन्हें क्वालिटीज के बल पर आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे ना। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मैच में 48 रन से हराकर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया था। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला क्वींसलैंड के कैरारा स्टेडियम में खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। भारत की ओर से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.2 ओवर में 119 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए और अक्षर पटेल और शिवम दुबे को 2-2 सफलताएं मिली। वहीं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। और फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी वीडियो के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ ही दिनों बाद 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। साथियों, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।